उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता, समीक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, आशुलिपिक सिंचाई विभाग, यानी 8 अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए इन अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह मोदक जी, दिनेश घटिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन से हेमंत राव जी, प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और नवचयनित सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य शासन की सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के साथ ही आप सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं इस नियुक्ति पत्र के साथ आपके साथ संवाद बनाऊं। मैं इस अवसर पर आप सबको चयन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आपकी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका मैं उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में आप सब कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे। उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में आप सबका योगदान होगा, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणाएं थी उन धारणाओं को बदलने में अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उसको बहुत कुछ बदला है। बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन ला करके दिखाया है और मेरा यह मानना है सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल सरकार बदल देने से ही मात्र कार्य नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी में भी जब तक अच्छे लोगों का चयन नहीं होगा, अच्छे लोगों के चयन, उनके प्रशिक्षण और उनको कार्य करने का एक सकारात्मक माहौल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, बेसिक शिक्षा भर्ती बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड या अन्य विभिन्न प्रकार की नियुक्ति से जुड़ी हुई उन सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। न केवल चयन की प्रक्रिया को, बल्कि उतना ही ध्यान चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण को भी ध्यान में रख करके किया गया और फिर चयनित अभ्यर्थियों को
एक सकारात्मक माहौल कार्य करने का, बिना भय के, बिना राजनीतिक दबाव के, प्रदेश की जनता के हित के लिए जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का ध्येय वाक्य है, और वह ध्येय वाक्य कि कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम के उस भाव के साथ हर व्यक्ति कार्य कर सके, उस प्रकार का एक वातावरण जो दिया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल होता था, अराजकता, दंगा, भर्ती की प्रक्रिया कोई प्रारंभ होती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते बाहर आकर के वसूली में निकल पड़ते थे। मुझे याद है 2014-15 में आज हम यहां पर उप जिलाधिकारी के 58 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, और उस समय 86 एसडीएम की नियुक्ति निकली थी। मेरे पास एक सज्जन आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लड़का क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मेरा लड़के का इस बार एसडीएम में चयन हो जाएगा। मैंने कहा क्या आपका लड़का इतना योग्य है? उन्होंने कहा योग्य नहीं, मैंने 62 लाख रुपए दे दिए हैं। मैंने कहा 62 लाख रुपए में तो दहेज से तो कुछ काम लड़की की शादी लोग करते थे, मैं सुनता था, लेकिन दहेज देकर के नौकरी मिलती हो ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। मैंने कहा पैसा किसको आप दिए हैं? कहा साहब लोक सेवा आयोग में सब चल रहा है। और उस समय 42 से लेकर के 62 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए देकर के एसडीएम की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, सीबीआई की इंक्वायरी जिसके भी चल रही है। कितना बदनाम हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और कौन सा आयोग ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदनाम न हुआ उस काल में? योग्यता को अनादर होता था, या जो योग्य थे भी उनसे भी नियुक्ति के नाम पर पैसा लिया जाता था। ये केवल लोक सेवा आयोग ही नहीं था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसे होता था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी ऐसे होता था, और नियुक्ति में भी पैसा चलता था, यानी चयन की प्रक्रिया में भी। और फिर जब ट्रांसफर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे होता था जैसे ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हो, हर नियुक्ति में पैसा लिया जाता था। आज मैं इस बात को कह सकता हूं, हमें इसके लिए बहुत सख्ती के साथ कदम उठाने पड़े, बहुत सारे लोगों को नाराज भी करना पड़ा, लेकिन अगर हमें रिजल्ट देना है तो कुछ लोगों की नाराजगी की परवाह के बगैर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में जो होगा, हमने वह कदम उठाया है। और जब 5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, जिस संकल्प के साथ हम लोग आए थे, उस संकल्प के साथ सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कदम दर कदम बढ़ाए हैं, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही गतिविधियां और देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदली हुई धारणाओं के माध्यम से हम देख और समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इकोनॉमी की बात जब होती थी, उत्तर प्रदेश 6 नंबर की इकोनॉमी थी। आज पिछले 5 वर्ष के दौरान ईमानदारी से कहें तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 3.25 वर्ष ही काम करने का मौका मिला है। पिछले 1.5-2 वर्ष से तो कोरोना जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को बाधित किया हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके सामने पस्त हो गई, लेकिन इन 3-3.5 वर्षों के साथ साथ कोरोना कालखंड के अंदर भी जो कार्य किया गया, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यही उत्तर प्रदेश था। कोई निवेशक नहीं आना चाहता था क्योंकि सबको भय था, पूंजी भी डूबेगी और स्वयं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति बोलता उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई अराजकता नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया सत्ता का संचालन करते थे, आज ये सभी मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? रिफॉर्म किए गए,
उस प्रकार की नीतियां बनाई गई। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 में, यानी जो आज से 5 साल पहले नंबर 14 पर था, आज नंबर 2 पर आ गया। यानी कोई भी निवेशक देश और दुनिया का होगा तो वह जब भी निवेश करने का इच्छुक होगा तो देश के अंदर 3 ऐसे राज्यों का चयन करेगा जहां उसको उचित माहौल मिलेगा, सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलेगी, वहां वह निवेश करेगा। ये निवेश केवल निवेश नहीं होता है, ये विकास के साथ जुड़ता है, ये रोजगार के साथ जुड़ता है, इकोनॉमी को एक नया बूम देता है, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है, नए नए अवसर आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया का कोई भी निवेशक की पहली पसंद में से होता है तो टॉप 3 राज्य अगर चयन की प्रक्रिया में होते हैं तो उत्तर प्रदेश उसमें से एक होता है। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं जो पिछले 5 वर्ष के अंदर यहां पर की गई। यहां की प्रति व्यक्ति आय में हुई दुगनी वृद्धि, प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने और भारत सरकार के द्वारा दिए गए पैरामीटर पर जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश पहले कहां था? किसी भी योजना में, पीएम स्टैंडअप की योजना में, पीएम स्टार्टअप की योजना में, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, ये कोई भी योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान 15 के बाद लगता था। 15, 20, 25, 30, 35 और कुछ माते ऐसा होता था तो नंबर सबसे पीछे नंबर पर उत्तर प्रदेश होता था। लोग हंसते थे, कहते थे देश के विकास में बाधक है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को लोग देखना नहीं पसंद करते थे। एक समय ऐसा भी आ गया था और ऐसा भी समय आ गया था उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं बाहर जाता था, उत्तर प्रदेश के बाहर, तो उसके सामने पहचान का संकट होता था। कुछ जिले तो ऐसे हो गए थे कि वे लोग होटल में जाते थे, होटल में नाम जनपद का लोग सुनते थे, कहते भैया आपके लिए कमरा नहीं। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने उन धारणाओं को बदला है। आज आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से है, एक सम्मान का भाव आपके प्रति जागृत होगा। हर एक व्यक्ति के मन में एक भाव जागृत होता, उत्तर प्रदेश अच्छा काम हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। बहुत सारे मामलों में उत्तर प्रदेश जो करता है अन्य राज्य उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होते हैं। जो पॉलिसी हम यहां लखनऊ में बैठ के तय करते हैं, तमाम राज्य उसके लिए हमें मांगते हैं कि इसकी कॉपी हमें भी दे दीजिए, हम भी इसको लागू करना चाहते हैं। जो कार्य हम लोगों ने यहां पर जो कदम उठाए हैं उस दिशा में ये टीम वर्क है। हर एक स्तर पर कार्य जब सामूहिकता के साथ आगे बढ़ता है, इस लक्ष्य के साथ, ये काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम का ये भाव जब भी होगा तो सफलता प्राप्त होगी। और इस भाव के साथ जो कार्य किया गया आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। मैं नियुक्ति पत्र वितरण में मेरी रुचि इसलिए भी हुई क्योंकि यही टीम है जो उत्तर प्रदेश को देश के हर एक क्षेत्र में नंबर 1 का राज्य बनाने में योगदान दे सकता है। उसकी बैकबोन है आप, उसकी रीढ़ है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो व्यवस्था तो तब पैरालाइज होनी है। देखते होंगे ना, रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाए, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए तो व्यक्ति जीवन भर बेड पर लेटा रहता है। और पिछली सरकारों ने तो इस प्रदेश को बेड पे ही लिटा दिया था, एकदम आईसीयू में भेज दिया था। उसको उठाया गया है, जीवंत बनाया गया है। आज दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की 100 से अधिक योजनाओं में अगर आप देखेंगे 50 ऐसी योजनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 की दौड़ पर सबसे आगे चलता है। और बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की दौड़ इतनी ज्यादा है कि देश के 22 राज्यों को जहां मिलाते हैं तब वह उत्तर प्रदेश के आधे तक पहुंच पाते हैं। ये स्पीड है।
लेकिन इसके लिए कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टीम वर्क से आगे बढ़ना पड़ता है। हर एक क्षेत्र में ये व्यापक परिवर्तन हुए हैं। और मेरी रुचि इसी बात को लेकर के थी कि मैं ये पूछ सकूं कि 11, 12, 13, 14, 15 में कौन नहीं जानता, यहां पे पुलिस की भर्ती होती थी, विवादित हो जाती थी, पैसा लिया जाता था। लेखपाल की भर्ती में पैसा लिया जाता था, एसडीएम की भर्ती में यानी लोक सेवा आयोग में पैसा लिया जाता था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पैसा लिया जाता था, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, कौन से ऐसे आयोग और भर्ती बोर्ड थे जिसमें पैसे की लेन देन न होती हो रही हो 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद एक भी प्रक्रिया में जहां कहीं भी हमें लगा कि परीक्षा की व्यवस्था में थोड़ी त्रुटि है, हम लोगों ने उसको स्थगित करके नए सिरे से, जहां लगा कि इस परीक्षा से जुड़े हुए लोग स्वयं संदिग्ध हैं, हमने उनको बहुत शालीनता के साथ वहां से हटाया। जहां लगा कि नहीं, बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका जीन्स का हिस्सा है, वहां हमने उसको कहा कि चलो तुम जेल की यात्रा करो, चयन की प्रक्रिया दूसरी टीम करेगी। और उनको बहुत मजबूती के साथ, बहुत सख्ती के साथ जेल भेजने में भी कोई कोताही नहीं बरती। ये शक्ति, ये ईमानदारी, ये पारदर्शिता इसलिए जिससे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न हो, किसी प्रकार की बाधा न हो। और हमने इसीलिए चरणबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज मुझे प्रसन्नता है, यहां पर उप जिलाधिकारी के 58, बेसिक शिक्षा अधिकारी के 34, डायट प्रवक्ता के 43, समीक्षा अधिकारी के 173, बहुत सारे लोग चयन होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं अपने बैच के टॉपर हो जाते हैं, लेकिन पहले ही 4-5 वर्षों में ऐसे लुढ़कते हैं कि बाद में फुटबॉल बन जाते हैं। और फिर वह जिनको एक ऊंचे पद पर होना चाहिए एक समय पर, एक समय में नहीं हो पाता है, असमय उनको हमें जबरन रिटायर करना होता है, बर्खास्त करना होता है, सेवा से मुक्त करना होता है। जिसको सम्मानजनक पद पे होना चाहिए वो अपनी कार्य पद्धति और अपने भ्रष्टाचार के कृत्यों के कारण उसको जेल के अंदर जाना होता है। यानी ये चीजें आपको तय करना होता है। आप अपने कैरियर की सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंच करके जनता की दुआओं को अपने साथ लेकर के अपनी पीढ़ी को उस पुण्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, या भ्रष्टाचार और बेईमानी को अंगीकार करके अपने कैरियर और अपने आने वाली अपनी पीढ़ी के साथ अन्याय करना चाहते हैं। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। अच्छा करेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे, उसके पाप से कोई बचा नहीं सकता है। याद रखना, परमात्मा की दृष्टि और उसकी सृष्टि बड़ी महान होती है, उससे कोई बच्ची नहीं सकता। अच्छा करेगा, परिणाम से कोई उसको रोक नहीं सकता। बुरा करेगा, एक न एक दिन कब्जे में जरूर आ जाएगा। और फिर जब दुर्गति शुरू होती है, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे सुरमा कैसे लुढ़कते हुए जाते हैं। इसलिए अच्छा कार्य करिए, अच्छा परिणाम दीजिए, बेहतर करने का प्रयास करिए, कल के लिए मत टालिए, तकनीक को अपनाइए। इस जो जिन जिन क्षेत्रों में चयन हुआ है, इस प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। हर एक फील्ड में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्व विभाग में हमारे जो एसडीएम चयनित होंगे, एक लंबी प्रक्रिया इनकी होती है। राजस्व के साथ जुड़ते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक गरीब से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, लैंड एक्विजिशन से जुड़ी हुई समस्या, आम जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कितना बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा की आधारशिला है। बेसिक शिक्षा यहां पर 2017 के पहले बंजर होती हुई जा रही है, स्कूल बंद हो रहे थे। हम लोगों ने उस समय एक योजना चलाई थी, और वह योजना भी कहीं और से नहीं आई थी, मेरे कार्यालय में ही मेरा स्पेशल सेक्रेटरी था।
उसने जिलाधिकारी रहते हुए एक जनपद में एक योजना चलाई थी, ऑपरेशन कायाकल्प। उसने एक बार दिन मेरे सामने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। उसने कहा मैंने एक विद्यालय का चयन किया और इसका नाम ऑपरेशन कायाकल्प रखा। तो मैंने कहा क्या इसमें किया गया? उसने कहा जन सहभागिता से। आप आश्चर्य करेंगे, ऑपरेशन कायाकल्प 2017 के पहले बेसिक शिक्षा परिषद का कोई सौभाग्यशाली विद्यालय ही रहा होगा जिसके ऊपर पेड़ न जमे हो, जिनमें काई न लगी रही हो, बड़े बड़े घास न उगते रहे हो। 2017 के बाद एक भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें पेड़ हो, काई हो या फिर घास जमे हो। आज 1,30,000 विद्यालय हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे हैं जिनकी अच्छी फ्लोरिंग बन गई है, जिनमें बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है और अधिकतर में स्मार्ट क्लास भी है और लाइब्रेरी भी है। ज्यादातर जन सहभागिता, किसी को किसी विधायक ने, किसी को किसी सांसद ने, कहीं पर किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, किसी उप जिलाधिकारी ने, किसी जिलाधिकारी ने, किसी एडिशनल एसपी ने, किसी पुलिस अधीक्षक ने गोद लेकर के उन विद्यालयों को कायाकल्प के साथ जोड़ा। ये सब बुनियादी सुविधाएं दी। बच्चों को यूनिफॉर्म सरकार ने दिया, हमने यूनिफॉर्म दिया, बैग दिया, बुक्स दी, स्वेटर दिया, सॉक्स और शूज दिए। 2017 के पहले 60% बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे थे जो नंगे पैर स्कूल आते थे और उसमें भी बालिकाओं का प्रतिशत 75 से 80% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आती थी। आज मैं कह सकता हूं हर बालिका जो शासन ने उसको पहनने के लिए जूते दिए, जूता पहन करके आती है, वह बालिका भी आती है, वो भी कहती मैं भारत की बेटी, मैं भी भारत की बेटी। उसका भी अधिकार बनता है और उसको पहनने के अच्छा यूनिफॉर्म दिया गया, जूते मोजे दिए गए, स्वेटर, इस सर्दी में स्वेटर के लिए पैसा उपलब्ध करवाया गया। आज वे बच्चे भी अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा जान सकते हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 3.5 वर्ष का एक कार्यकाल, जिसमें 5 वर्ष का एक कार्यकाल, जिसमें 1.5 साल से ज्यादा तो केवल कोरोना ने खा गया। ये जो बाकी कार्यकाल था, इसमें 50 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। प्रयास किया गया तो ये संभव था, नहीं तो अगर हम भी पिछले ढर्रे पे चलते तो अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ताले लटकते। 1,25,000 शिक्षकों का चयन हुआ। इस प्रक्रिया को, इसमें पारदर्शिता लाना बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दायित्व बनता है। अच्छा प्रशिक्षण हो, डाइट प्रवक्ता इसके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा प्रशिक्षण जितना बेहतरीन होगा उतना और बेहतर होगा। ऐसे ही समीक्षा अधिकारियों का कार्य है। अपने सचिवालय की व्यवस्था के साथ जुड़ करके आप बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। ये सचिवालय बहुत खतरनाक जगह है, हर प्रकार की अच्छाई भी और हर प्रकार की बुराई भी है। और इसलिए जितनी अच्छी प्रक्रिया के साथ, क्योंकि जो डिग्री आपकी है, जिस प्रकार की योग्यता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं, पूरी व्यवस्था बेहतरीन कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में। आप युवा हैं, बहुत कुछ आपके पास करने के लिए सामर्थ्य है। देश और दुनिया में कहां क्या कुछ हो रहा है इसको देख सकते हैं। सिंचाई विभाग आज कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। कब बनी थी? 1972 में। उस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे और जब प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था, मुझे मंच पे मैं रोक नहीं पाया। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा जिस समय इस परियोजना को नीति आयोग ने स्वीकृति दी थी उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ था। यानी 1972 में मेरा जन्म हुआ और 1972 में वह परियोजना बनी थी और बनते बनते थक सी गई थी, लोग छोड़ दिए थे। 100 करोड़ में योजना को पूरा होना था,
नहीं, लोगों ने छोड़ दिया। 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दे रही हो परियोजना आज। बहराइच से लेकर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन 9 जनपदों को हमने उस योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा के पूरा किया। संवाद, अंतर विभागीय समन्वय, कोई एक योजना एक विभाग की नहीं होगी, सभी विभाग मिलकर के कार्य करेंगे और उन कार्यों को वहां पे किया गया। गन्ना विभाग ने कितना बेहतरीन कार्य किया। कोरोना कालखंड में भी सभी चीनी मिलें चलाई गई। 119 चीनी मिलें लोग देख रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर आधी चीनी मिलें बंद हो गई और भी राज्यों में बंद हो गई। ब्राजील में चीनी मिलें सब बंद हो गई कोरोना के कारण। हमने कहा चीनी मिलें बंद नहीं करेंगे, कोरोना हेल्प डेस्क बनाएंगे, कोरोना केयर सेंटर बनाएंगे, वैक्सीन वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे, टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी, इंफ्रारेड थर्मामीटर लेकर के हमारे लोग रहेंगे, पीपी किट पहन करके जांच कर लेंगे, लेकिन किसान को परेशान नहीं होने देंगे। चीनी मिलें चलाई गई, बेहतरीन तरीके से चल रही है, हर एक स्तर पर उसका प्रयास किया गया। इथेनॉल एक नई क्रांति ला रहा है। जो पैसा अब तक 8 लाख करोड़ रुपए भारत भेजता है पेट्रोल और डीजल के नाम पर दुनिया की खाड़ी के देशों में, अब ये डीजल हमारे चीनी मिले इथेनॉल प्लांट के माध्यम से ही उगलेंगी और ये पैसा हमारे किसान भाइयों के खातों में जाएगा, खाड़ी के देशों में नहीं। अब हमारे किसान अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा। गन्ना विभाग ने जो कार्य इस दिशा में किया है, बेहतरीन कार्य किया है। इस पर और भी अच्छा योगदान आप किसानों की दृष्टि से कर सकते हैं। सभी विभाग की बहुत अच्छी भूमिका, अच्छा कार्य कर सकते हैं, पब्लिक की समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, देखिए नियुक्ति के समय कभी ये मत बोलिए कि जिला बुरा है या खराब है। एक नया अनुभव, हर एक नियुक्ति, हर एक जगह और हर एक पद एक नया अवसर देखता है सीखने का, जानने का और आपकी ऊर्जा से उसमें व्यापक परिवर्तन लाने का। मैं देखता हूं बहुत सारे जनपदों में हमारा जब अच्छा अधिकारी चला जाता है तो उस जनपद के बारे में जो धारणा होती है उसको लोग बदल देते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, और बहुत सारे जनपद अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बुरा व्यक्ति चला जाता है तो वह अपनी बुराई भी लेकर के वहां से आता है और उस जनपद को भी बुरा कर जाता है। फिर हमें सुधारने में कुछ समय लगता है। तो इसलिए अच्छा करिए, अभी से अपने कैरियर को ध्यान में रख करके लोक कल्याण के इस पद पर आगे बढ़िए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करिए। सरकार आपके हितों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगी। पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको ईमानदारी से एक स्वच्छ वातावरण, सकारात्मक वातावरण, जैसे चयन की प्रक्रिया के साथ हुआ है वैसे ही कार्य करने का एक सकारात्मक वातावरण सरकार आपको देगी। आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित करने के इस पूरे अभियान का हिस्सा बनिए। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। सभी सैनिक अभ्यर्थियों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं।